हेलो स्टूडेंट्स, आई एम घनश्याम कुमार श्रीवास्तव। तो एसी सर्किट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। तो एसी सर्किट्स में प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था। अब आपको हम एसी की उस सर्किट के बारे में बताएंगे जिसमें केवल कैपेसिटर होगा। सोर्स तो सभी के साथ होता ही होता है। तो आप देखें, सर्किट विद कैपेसिटर। अब आप देखें, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एसी सोर्स है। यहाँ पर रजिस्टर को शो नहीं किया गया है, ये सिंबल यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या एक्चुअली यहाँ रेजिस्टेंस एब्सेंस है, तो वह पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि जब आप एक कैपेसिटर और एसी सोर्स का कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन के लिए आप मेटल वायर का ही तो यूज़ करेंगे, और ऐसा कोई वायर नहीं होता है जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। क्योंकि एक वायर के लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू L अपान A। तो किसी भी वायर के लिए रो नहीं ज़ीरो होगा, लेंथ नहीं ज़ीरो होगी, एरिया भी नहीं ज़ीरो होगी, तो आर भी ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना है, उसकी वैल्यू को इग्नोर किया है। तो कनेक्टिंग वायर के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो वायर यूज़ किया जाता है, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और उस वैल्यू को इग्नोर किया गया है। तो कुल मिलाकर इस सर्किट को एसी सोर्स और कैपेसिटर की सर्किट ही माना जाएगा। अब आप देखें, मैंने सपोज किया है कैपेसिटर से पास होने वाली करंट को मैंने आईसी से डिनोट किया है, और इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को वीसी से डिनोट किया गया है। यहाँ पर कुछ बच्चों को एक डाउट ये आ सकता है कि सर कैपेसिटर से पास होने वाली करंट तो आपने ज़ीरो बताया था, वो मैंने डीसी सर्किट में बताया था। एसी सर्किट में कैपेसिटर से करंट पास होती है। यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर से पास होने वाली करंट से 90 डिग्री लैग करता है, पीछे होता है। इसी के बेसिस पर फेज का डायग्राम बनेगा, आप लोग देखें। वोल्टेज across plates of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसे VC से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है? ये लैग्स by an angle
90 डिग्री with IC. IC means current passing through कैपेसिटर। पहला पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट, फेज डायग्राम बनाएं। मैंने सपोज किया है IC की डायरेक्शन ये है, तो VC IC से 90 डिग्री नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये लैग कर रहा है, पीछे है। VL लीड करता था तो उसका वेक्टर ऊपर की ओर हो गया था। इक्वेशन क्या होगी? इफ V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब बार बार सफिक्स में C लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल कैपेसिटर ही है, तो जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ही होगा। तो I V से 90 डिग्री आगे होगा, लीड करेगा। चाहे आप ये कह लो कि V लैग कर रहा है, या कह लो I करंट लीड कर रही है, तो देन I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अगर आप यहाँ ओमेगा टी लिखते तो यहाँ आपको -π/2 लिखना पड़ता। आप इतना नोट करें, फिर आपको हम बता रहे हैं। सेव कहाँ से होगा? अच्छा, अब आप देखिए, एक कैपेसिटर अपने दोनों प्लेटों के बीच फाइनाइट रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करेगा। डीसी में कैपेसिटर अपने दोनों प्लेटों के बीच इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है, जबकि एसी में कैपेसिटर अपने दोनों प्लेटों के बीच फाइनाइट रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करेगा। तो आप देखें, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। डिनोटेड बाय XC। अब आप देखें, एक कैपेसिटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसे XC से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है XC इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा इक्वल टू 2πf। यह आप ध्यान रखिएगा। अब आप ध्यान से देखें,
एसी सर्किट में कैपेसिटर के ड्यू टू जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे XC से डिनोट किया जाएगा। इसका फार्मूला होता है XC = 1/ωc, ओमेगा = 2πf। इन डीसी सर्किट्स, अब डीसी सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और जो कांस्टेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो देन F = 0, ओमेगा = 0। तो इन डीसी सर्किट्स ओमेगा = 0, यहाँ ओमेगा = 0 पुट करें, देन XC = इनफाइनाइट। इसीलिए हमने आपको बताया था कि डीसी सर्किट में कैपेसिटर अपने दोनों प्लेटों के बीच इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है और उससे पास होने वाली करंट IC = 0 होता है। तो XC का एक फार्मूला तो ये है। इसमें एक ग्राफ इधर आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप देखें, ये बता रहा है कि XC F के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 2π नंबर है, कांस्टेंट होगा। एक दिए हुए कैपेसिटर के लिए C की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए XC और F का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ये कई बार आप लोगों से पूछा गया है। ये ग्राफ हो गया। ये दूसरी बात आप देखें, XC के कुछ फार्मूले और भी होंगे। वो होगा XC = B/I = B0/I0 equal to VRMS/IRMS and SI unit of XC is ohm। तो XC का ये फार्मूला तो है ही, ज़्यादातर क्वेश्चन में इसी फार्मूले का यूज आता है। लेकिन साथ में याद रखिएगा, एसी सर्किट में जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंस आएंगे तो रेजिस्टेंस का एक कॉमन फार्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट, और जिस नेचर का वोल्टेज होगा न्यूमरेटर में उसी नेचर की करंट होगी डिनोमिनेटर में। तो ये फार्मूला भी होता है। अब आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन किस में दी हुई है। और XC की SI यूनिट ओम होगी। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें तो आपने प्योर R, प्योर L, प्योर C के बारे में पढ़ा। अब हम दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो पहले हम LR सर्किट लेंगे, आप लोग ध्यान से देखें। आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। अब आप देखें तो इस सर्किट में ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस L है, और ये रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है।
तो ये रजिस्टार है जिसका रेजिस्टेंस R है। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है विद AC सोर्स। अब ये L और R सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन चाहे DC का हो या AC का हो, दोनों में एक पॉइंट कॉमन होता है कि दोनों से पास होने वाली करंट सेम होगी। बस यहाँ पर जो करंट है वो टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होगी, लेकिन सेम टाइम पर L और R दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास होगी। तो हम I को शो कर देते हैं। मान लो किसी टाइम पर करंट I है, इंडक्टर के दोनों किनारों के बीच PD को हम VL से डिनोट करते हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टार को VR से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो टोटल वोल्टेज है वही AC सोर्स का वोल्टेज होगा। हम मान लेते हैं टोटल वोल्टेज V है। अब आप देखिए, अगर ये DC सर्किट होती तो देन V इक्वल टू VL प्लस VR हो जाता। हम साइड में लिखे दे रहे हैं। अगर ये DC सर्किट होती तो देन V इक्वल टू VL प्लस VR होता। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो सेम सर्किट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, VL इक्वल टू 30 वोल्ट, VR इक्वल टू 40 वोल्ट, V आपसे पूछा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों को ऐड करेंगे, कहेंगे 70 वोल्ट हुआ, और 70 का एक ऑप्शन दिया रहता है, टिक किया और गलत हो गया, तो 70 यहाँ नहीं होगा। सीधे सीधे केवल DC सर्किट में ऐड किया जाता है, AC में सीधे नहीं ऐड किया जाता है। AC में क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, अभी आपको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन रूल एक ही है, वो आप याद रखिएगा कि AC सर्किट में दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज को वेक्टर एडिशन से ऐड किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा करंट को भी वेक्टर एडिशन के रूल से ही ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर पहले आप फेज डायग्राम बनाएं। फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे वो आप लोग देख लें। तो पहले हम लेते हैं फेज डायग्राम। डायग्राम बनता तो वेक्टर जैसा है, लेकिन इसको यहाँ फेज डायग्राम कहा जाता है। तो हम मान लेते हैं I की डायरेक्शन ये है, और यही L से पास होगी, यही R से पास होगी। अब जो VR है, VR उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में I है, लेकिन जो VL है वो I से 90 डिग्री लीड करेगा तो एंगल ऊपर होगा। अब आप देखो VL और VR के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पर दो वोल्टेज वेक्टर एडिशन के रूल से ऐड किए जाते हैं। तो आप VL को फर्स्ट वेक्टर, VR को सेकंड वेक्टर, और दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है उसे ही आप दो वेक्टरों के बीच का एंगल मानेंगे। तो आप लिखेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज इज V इक्वल टू स्क्वायर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यह आप ध्यान रखिएगा। अब मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेट VL इक्वल टू 30 वोल्ट, VR इक्वल टू 40 वोल्ट।
अगर आपसे V पूछा गया तो अगर आप लिखते हैं VL प्लस VR 30 प्लस 40 तो ये गलत हो गया है। यहाँ V इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो VL 30 VR 40 ये सब आपको पता है इक्वल टू 50। यही यहाँ का कॉन्सेप्ट है। इतना आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें, अब जरा एक चीज पर आप ध्यान दें, V इक्वल टू IR, ये कॉन्सेप्ट ये है कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का PD इक्वल टू होता है I इंटू रेजिस्टेंस। तो जब आप VL लोगे यानी PD अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू I, और इंडक्टर का जो R है रेजिस्टेंस है वो क्या होता है XL, तो VL इक्वल टू IXL। तो आप यहाँ पे पुट करें VL इक्वल टू IXL एंड VR इक्वल टू IR। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। इतना नोट करें आप। तो अब आप देखें, अब आपने इस इक्वेशन में VL इक्वल टू IXL, VR इक्वल टू IR आपने पुट किया। अब आप I स्क्वायर को बाहर कॉमन ले, I बाहर आया, I को लेफ्ट में ले आए, देन V अपान I इक्वल टू दिस। अब आप देखें V अपान I, किसी भी सर्किट में वोल्टेज अपान करंट, इसी को उस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस माना जाता है। V यहाँ पर टोटल वोल्टेज है, I आपकी कॉम्बिनेशन से पास होने वाली करंट है। तो जब आप टोटल वोल्टेज को कॉम्बिनेशन से पास होने वाली करंट से डिवाइड करेंगे तो इस रेशियो को हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको एक नया नाम दिया गया है इम्पीडेंस। हिंदी में इसको प्रतिबाधा कहते हैं और इसे कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर इस फार्मूले का काफ़ी यूज आता है। तो आप देखें, Z इक्वल टू दिस।
अगर आप इसे और ओपन करेंगे तो एक्स यल के प्लेस पर आप लिखोगे ओमेगा यल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में आप इसका यूज़ करते रहेंगे। जेड रेजिस्टेंस है, इसीलिए जेड की एसआई यूनिट ओम ही होगी, और जेड के वो सारे फार्मूले भी होंगे। जेड है तो रेजिस्टेंस ही, इसलिए जेड इक्वल टू वी अपान आई इक्वल टू वी नॉट अपान आई नॉट इक्वल टू वी आर एम एस अपान आई आर एम एस। आप नोट करें इसे। अब आप देखें, अभी हमने इसका फेज डायग्राम बनाया था, हम थोड़ा प्रीवियस पेज पे जाते हैं। जस्ट पहले वाला पेज गायब है क्या? 12 नंबर चल है, गायब दिखा रहा है। ये जो मिटाया है वो नहीं होगा। ओ, जो मिटाया है वो नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब आप देखें, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हमने ये डायग्राम बनाया था, ये आई की डायरेक्शन है, ये वी एल है, ये वी आर है। इसका कोई यूज नहीं है तो हम मिटा देते हैं ये। हाँ, अब ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से पास होगा। तो यहाँ जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो आई से लीड कर रहा है। मान लो वी आई से फाई एंगल बना रहा है, तो अब आप कहेंगे इस केस में रिजल्टेंट वोल्टेज आई से फाई एंगल से लीड करेगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज V लीड्स बाई एन एंगल फाई विद I। तो V और I की इक्वेशन होगी V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कुल मिला करके आपको इन दोनों इक्वेशन के बीच फाई का फेज डिफरेंस रखना है। अब यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ प्लस फाई हो गया। अगर आप यहाँ केवल ओमेगा टी लिखते तो यहाँ आप माइनस फाई लिख देते। और आप देखें tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर वी एल अपान बेस वी आर। वी एल इक्वल टू आई एक्स एल, वी आर इक्वल टू आई आर इक्वल टू एक्स एल अपान आर। तो वी गेट tan फाई इक्वल टू एक्स एल अपान आर। एक्स एल इज ओमेगा एल। आप नोट करें इसे। अब आप लोग देखें, तो जब आप यहाँ के न्यूमेरिकल करेंगे तो
इन्हीं सारी चीज़ों का यूज आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोगों से ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन खूब आया है कि इफ़ इन LR सर्किट XL इक्वल टू R फाइंड फाई। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप लिखेंगे tan फाई इक्वल टू XL अपान R, और जब दोनों इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट फाई इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो ये मैंने आपको LR सर्किट के बारे में बताया। अब आपको हम CR सर्किट के बारे में बताएंगे। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। इस सर्किट में एक कैपेसिटर और एक रजिस्टार सीरीज कॉम्बिनेशन में है विद AC सोर्स। चूँकि ये दोनों सीरीज में हैं, इसलिए सेम टाइम पर दोनों से पास होने वाली करंट I सेम होगी। VC कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का PD है और VR रजिस्टार के दोनों किनारों के बीच का PD है, जिसे हमने डायग्राम में शो किया है। हम मान लेते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है। अब V इन दोनों का स्केलर सम नहीं होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ये AC सोर्स है, तो जो PD इन दोनों पॉइंट के बीच में है वही AC सोर्स का PD होगा। यहाँ के न्यूमेरिकल में हम लोग पहले फेज डायग्राम ही बनाते हैं। तो आप देखें, फेज डायग्राम आप बनाएं। सपोज करो ये करंट I की डायरेक्शन है, VR सेम डायरेक्शन में होगा और VC I से 90 डिग्री लैग करेगा, पीछे होगा। तो वेक्टर VC को आप नीचे की ओर इंडिकेट करते हैं। VL लीड कर रहा था, उसे आपने ऊपर की ओर इंडिकेट किया था। अब एक वेक्टर आपका VR है, दूसरा वेक्टर आपका VC है, तो इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से पास होगा। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है जो I से फाई एंगल से लैग कर रहा है। अब आप देखें, रिजल्टेंट वोल्टेज V क्या होगा? ये होगा V इक्वल टू स्क्वायर रूट VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। आप पुट करें VC इक्वल टू, तो कैपेसिटर के क्रॉस PD होगा कैपेसिटर से पास होने वाली करंट इनटू
कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का रेजिस्टेंस, तो AC में कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और उसे हम XC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आप लिखोगे XC एंड VR इक्वल टू IR, तो V गेट V इक्वल टू स्क्वायर रूट IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। अब I स्क्वायर आप बाहर कॉमन लो, I बाहर आएगा, I को लेफ्ट में लाएं, तो देन V अपान I इक्वल टू स्क्वायर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब V अपान I टोटल वोल्टेज अपान टोटल करंट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको भी यहाँ हम इम्पीडेंस ही कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, केवल इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, एक्सियल से डिनोट करते हैं। केवल कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस से डिनोट कहते हैं, एक्ससी से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर दो का कॉम्बिनेशन है या दो से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन है, उन सभी सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस ही कहा जाता है और जेड से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे V अपान I इज इम्पीडेंस। अब बहुत डिटेल में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेंस Z इक्वल टू स्क्वायर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और XC के प्लेस पर आप 1 अपान ओमेगा C लिख सकते हैं। तो यहाँ पर Z का फार्मूला आपका ये हुआ। और आप ये भी देखें, यहाँ पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज V है वो I से फाई एंगल लैग कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं, आप इसी के कंटिन्यूएशन में देखते जाएं। कि V lags by an angle phi with I। अगर आप इक्वेशन देखें तो फाई का फार्मूला तो tan फाई इक्वल टू, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर VC है, बेस आपका VR है, तो tan फाई इक्वल टू VC अपान VR। VC IXC, VR IR। यहाँ पर I से कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू XC अपान R। तो यह आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे tan फाई इक्वल टू XC अपान R होता है, और XC की वैल्यू 1 अपान ओमेगा C पुट करें तो देन इट इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा CR। अब यही सारे फार्मूले हैं जो आपको एग्जामिनेशन में याद होने चाहिए। LR में tan फाई इक्वल टू XL अपान R, RC में tan फाई इक्वल टू XC अपान R। आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। नोट कर लिया ना।
तो ये आपने आरसी सर्किट के बारे में पढ़ा। अब इसमें एक सर्किट और आती है, वो है एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट को हम आपको एलसीआर सर्किट के बाद में बताएंगे, क्योंकि एलसी में हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे जो एलसीआर में हम आपको पहले बता देंगे। अब हम 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं एलसीआर सर्किट का। तो आप देखें, अब आप देखें तो इस सर्किट में इंडक्टर L, कैपेसिटर C और रजिस्टार R तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है विद AC सोर्स। चूँकि तीनों सीरीज में हैं, इसीलिए तीनों से सेम टाइम पर पास होने वाली करंट सेम होगी। तो सेम टाइम पर I सेम होगा और कॉम्बिनेशन के टोटल वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है वो इन तीनों का वेक्टर सम होगा, या आप ध्यान रखिएगा स्केलर सम नहीं होगा। अब आप पहले फेज डायग्राम बनाएं। तो हम मान लेते हैं I की डायरेक्शन ये है, तो VR सेम डायरेक्शन में होगा। VL 90 डिग्री लीड करेगा, VC I से 90 डिग्री लैग करेगा। अब ये 3 वेक्टर हैं, VL, VC और VR। तीनों का वेक्टर सम आपको लेना है। तो एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर में मैंने आपको एक मेथड ये भी बताया था कि अगर आपको कहीं 3 वेक्टर ऐड करने हैं तो 2 वेक्टरों को पहले ऐड करें, फिर उसके रिजल्टेंट को तीसरे में ऐड करें। यहाँ पर ऐसा करने से प्रॉब्लम आपकी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि VL और VC दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो VL और VC का एडिशन इन दोनों का डिफरेंस होगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस या तो VL की डायरेक्शन में होगा अगर VL ग्रेटर देन VC है, या VC की डायरेक्शन में होगा अगर VC ग्रेटर देन VL है। लेकिन दोनों केस में इन दोनों का डिफरेंस VR के साथ 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि VL डिफरेंस VC, अभी हमें यहाँ डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंडिकेट किए देते हैं। देखो VL माइनस VC आपका टूवर्ड्स VL होगा इफ VL ग्रेटर देन VC, और इन दोनों का रिजल्टेंट VC माइनस VL होगा टूवर्ड्स VC होगा इफ VC ग्रेटर देन VL। तो दोनों केस में आपने देखा कि VL डिफरेंस VC इज परपेंडिकुलर टू VR। तो एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हेंस रिजल्टेंट वोल्टेज V इक्वल टू स्क्वायर रूट BL डिफरेंस
VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। इसका बहुत यूज आता है, यह आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। यह रिजल्टेंट वोल्टेज अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। अब आप पुट करें VL IXL VC IXC VR IR। अब आप I स्क्वायर को बाहर ले, I बाहर आएगा, उसको लेफ्ट साइड में लाएं, तो ये हुआ V/I इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्सियल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और V/I इज कॉल्ड इम्पीडेंस, जिसको आप Z से डिनोट करेंगे। हेंस Z इक्वल टू स्क्वायर रूट चलो Z हम अलग से भी लिख देंगे, इतना आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें, तो आप लोगों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही LCR सर्किट ही होती है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर है, यह आपको क्लियर है। VL और VC का डिफरेंस VR के परपेंडिकुलर है, देन V इक्वल टू स्क्वायर रूट VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL इक्वल टू IXL, VC इक्वल टू IXC, VR इक्वल टू IR। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया, और इसी रेशियो को हम सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं या इम्पीडेंस कहा जाता है। अब आप देखें, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से पास होगा, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। इस केस में ये I से फाई एंगल से लीड करेगा। कब? अगर VL ग्रेटर देन VC है। अगर VC ग्रेटर देन VL है, तब इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज होगा जो फाई एंगल से लैग करेगा। और अगर आप tan फाई देखें, जिसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर VL डिफरेंस VC अपॉन बेस VR, इसका हम यूज करेंगे। तो आप देखें, पहली बात तो यह है कि Z का फार्मूला आपका ये है, जिसका खूब यूज आएगा। इसको थोड़ा और ओपन करके आप लिखें, ओमेगा L डिफरेंस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और tan फाई, या पहले आप ये देख लें, यहाँ पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो क्या होगा? वो में लीड और लैग बाई एन एंगल फाई विद करंट। अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे V इक्वल टू V नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस 5। आप देखें v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 होगा, मतलब v जो है फाई एंगल से लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है। तो यहाँ पर v और i की इक्वेशन ये हो गई। अब फाई की वैल्यू क्या होगी, तो डायग्राम तो आपने बनाया ही था। तो tan फाई इक्वल टू होता है VL डिफरेंस VC अपान VR। एक फार्मूला तो ये है VL इक्वल टू IXL, VC IXC, VR IR। तो देन tan फाई इक्वल टू XL डिफरेंस XC अपान R। इसका बहुत यूज आता है, यह आप ध्यान रखिएगा। जब आप यहाँ न्यूमेरिकल करेंगे तो तीन चीज़ें ही ज़्यादातर आप लोगों से पूछी जाती हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा और फाई की वैल्यू क्या होगी। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। टाइम क्या हो गया? 3:10। नोट कर लिया ना। तो यह आपने LCR सर्किट के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर एक मेन प्रॉपर्टी होती है इस सर्किट की, वो ये होता है कि ये सर्किट जब रेजोनेंस में होती है उस समय ये किन किन प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, ये पहले के रेडियो में, टेलीविज़न में LCR सर्किट ही यूज़ की जाती थी। उसका थोड़ा बहुत यूज़ यहाँ पर आता है जो आपको हम बताएंगे। तो LCR सर्किट जब रेजोनेंस में होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इतना आपको हम बता दें। रेजोनेंस कंडीशन, यहाँ उस कंडीशन को माना जाता है जब करंट एम्पलीट्यूड I0 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो यह आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।